अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे ग्लोकोमा की क्लासिफिकेशन की एंड ग्लोकोमा की डायग्नोसिस की तरीक़ों की। सो बेसिकली सबसे पहले अगेन हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोकोमा की डेफिनेशन हर हाल में पता होनी चाहिए। इट इज़ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड विजुअल फील्ड लॉस एंड रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। किस तरह का ग्लोकोमा होता है अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। एक नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा भी होता है। इन नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा बेसिकली देयर इज नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर with damage to the optic nerve head fibers which causes optic nerve cupping या optic disc की cupping and visual field effects। तो ये नॉर्मल टेंशन होता है कि ऐसा नहीं नॉर्मल टेंशन से जस्ट इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल है लेकिन फिर भी हमको ऑप्टिक डिस्क की कपिंग मिलेगी। ऑप्टिक डिस्क में हमको वो जो ऑप्टिक नर्व का हेड फाइबर है वो डैमेज होगा और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। ग्लोकोमा होता ही ये कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व की हेड फाइबर हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली बेसिकली उनमें डैमेज हो चुका होता है एंड साथ में हमको विजुअल फील्ड इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर। एक और चीज़ आती है जिसमें नोन एज ऑकुलर हाइपरटेंशन। ऑकुलर हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली कि इन कंडीशन जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर रेस्ड होते हैं लेकिन देर इजंट एनी ग्लोकोमेटस कपिंग और देर इजंट एनी विजुअल फील्ड इफेक्ट के रेस्ड इंट्राओकुलर प्रेशर विद हेल्दी ऑप्टिक डिस्क एंड नॉर्मल विजुअल फील्ड्स। दैट कंडीशन इज नोन एज ऑकुलर हाइपरटेंशन। इसको हम ग्लोकोमा सस्पेक्ट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन रखती है, हम मेन बात करते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। प्राइमरी ग्लोकोमा विच इज़ आइदर प्राइमरी एंगल क्लोजर या प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा जो कि सेकेंडरी ओपन एंगल या सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा को तीन में डिवाइड किया हुआ है। ट्रू कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर इज एलिवेटेड एट बर्थ। Primary infantile glaucoma, intraocular pressure elevation occurs within the 3 years of age, and juvenile glaucoma in which intraocular pressure elevation occurs between 3 to 16 years of age. And last is जो normal tension glaucoma जो कभी मैंने पीछे पढ़ा दिया था कि उसमें intraocular pressure normal होता है लेकिन optic disc cupping और visual field defect मिलता है। तो एक क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेनी, पूछी जाती है, लिखने को भी आती है। पैथोजेनेसिस क्या है ग्लोकोमेटस डैमेज की, वो हमको याद नहीं करनी, वो कोई इतना नहीं पूछता। बस मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो रेटिनल के गैंग्लियन सेल्स हैं उनका डैमेज हो रहा होता है। एटियोलॉजी क्या है ग्लोकोमेटस डैमेज की, जो मैकेनिकल इस्कीमिक थेरेपी थ्योरी है वो भी कोई इतना नहीं पूछता। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ग्लोकोमा की। डायग्नोसिस ऑफ ग्लोकोमा के लिए ये चीज़ें बाय हार्ट आनी चाहिए और हम अभी इन चार को इन डिटेल भी पढ़ेंगे। टोनोमीट्री याद रखनी है, गोनियोस्कोपी याद रखनी है, फंडोस्कोपी याद रखनी है, पेरीमीट्री याद रखनी है। इमेजिंग टेक्निक्स में 5 थी लेकिन ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी और पैकीमीट्री ये दो तो हर हाल में याद होने चाहिए। अलग से इन्होंने स्कैनिंग, लेजर पोलिटीमीट्री, स्टेरियो डिस्क फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बायोमाइक्रोस्कोपी दी हुई है। तो जो डायग्नोसिस के सारे पॉइंट्स बताए हुए ये अच्छे से हमने याद रखने। एंड यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ अ कॉमन वाइवा सवाल और मैं इनमें से बताता भी रहूँगा कि इनमें से कौन सी एग्जामिनेशन है कौन सी इन्वेस्टिगेशन है। बेसिकली डिफरेंस इसके एग्जामिनेशन इज़ दैट टेक्निक विच यू कैन परफॉर्म इन योर क्लिनिक, जो हम क्लिनिक में कर सकते हैं उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। वेरएस इन्वेस्टिगेशन वो टेक्निक्स होती हैं जो कि हम या तो जिसके लिए हमको लेबॉर्ट्री का यूज़ करना हो कि लेबॉर्ट्री टेक्निक का यूज़ करना पड़े या हमको इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़े। सो दोज टेक्निक्स आर बेसिकली नोन एज इन्वेस्टिगेशन। की इन्वेस्टिगेशन में लैब का रोल आ जाता है और हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स का रोल आ जाता है, जिस तरह सीबीसी वगैरह हो गया। सीबीसी हो गया, हमारा यूरिन टेस्ट हो गया और वो हो गया आपका क्या कहते हैं ब्लड शुगर टेस्ट। सीबीसी जिस तरह हो गया, मेन ये याद रखना है कि सीबीसी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई और जो हम क्लिनिक में परफॉर्म जो चीज़ें क्लिनिक में कर सकते हैं वो एग्जामिनेशन हो गई। अभी मैं इनसे रिलेटेड बताऊंगा कि कौन सी एग्जामिनेशन है और कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टोनोमीट्री की। टोनोमीट्री इज़ योर एग्जामिनेशन। इट इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर। 3 तरह की टोनोमीट्री होती है, तीनों के नाम पता होने चाहिए। शियोन्स इंडेंटेशन टोनोमीट्री जिसमें बेसिकली याद रखना है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी। देन कम्स योर एप्लिनेशन टोनोमीट्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मेजर्स द प्रेशर बाय फ्लैटनिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी। 80 जिसको हम एप्लिनेशन टोनोमीट्री कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, चारों के नाम आने चाहिए। गोल्डमैन एप्लिनेशन टोनोमीटर, पोर्टेबल एप्लिनेशन टोनोमीटर, न्यूमो टोनोमीटर एंड टोन ओपन टोनोमीटर। एंड देन कम्स योर डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड बहुत क्रूड सा मेथड है, तो टोनोमीट्री का पता होना चाहिए। इट इज एग्जामिनेशन। इट इज यूज टू मेजर द इंट्राओकुलर प्रेशर। 3 तरह की होती है, शियोन्स इंडेंटेशन, एप्लिनेशन टोनोमीट्री एंड डिजिटल मेथड। एप्लिनेशन इज वाइडली यूज्ड। एप्लिनेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी। इट्स डन बाय क्या कहते हैं बाय फ्लैटनिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया। कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? गोल्डमैन, पोर्टेबल, न्यूमो एंड टोन ओपन टोनोमीट्री। प्रोवोकेटिव टेस्ट ये मैं जब एंगल क्लोजर ग्लोकोमा पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। देन वी कम्स टू योर गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोनियोस्कोपी इज योर इन्वेस्टिगेशन। इसमें शेफर्ड्स ग्रेडिंग का सवाल आता है। गोनियोस्कोपी में बेसिकली वी इवेल्युएट द एंटीरियर चैम्बर के एंगल, कि हम चेक करते हैं कि हमको एंटीरियर चैम्बर एंगल के जो स्ट्रक्चर्स थे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थे, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक स्क्लेरल स्पर्श, वाल्व लाइन, ट्रेबेकुलर मैट्रिक्स, सिलियरी बॉडी,
वो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कि वी असेस द विड्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल इन ऑर्डर टू डायग्नोस द टाइप ऑफ ग्लोकोमा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एब्नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ सेकेंडरी ग्लोकोमा। मेन चीज़ के गोनी लेंस एलिमिनेट्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच मेक्स द एंगल स्ट्रक्चर विजिबल। जो ग्रेड्स थी में, ये ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेड्स पे सवाल आ भी जाता है, ऐसे क्यों आ जाता है। शेफर्ड्स ग्रेडिंग कहते हैं, SHAFFER शेफर्ड्स ग्रेडिंग करके आता है। तो ग्रेड्स हम पढ़ लेते हैं और क्योंकि इसको याद रखना होगा। ग्रेड 4 जो होता है शेफर्ड्स ग्रेड का, दैट इज नोन एज वाइडेस्ट एंगल। इसमें हमको चारों स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं। वो चारों स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? श्वाल्ब्स लाइन, स्क्लेरल स्पर, ट्रेबिकुलर मैशवर्क एंड योर सिलियरी बॉडी। देन इज योर ग्रेड 3। ग्रेड 3 इज नोन एज ओपन एंगल। ग्रेड 3 में हमको सिर्फ सिलियरी बॉडी नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अलावा बाकी 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसमें ट्रेबिकुलर मैशवर्क, श्वाल्ब्स लाइन और स्क्लेरल स्पर आ गया, वो तीनों नज़र आते हैं। ग्रेड 2 में क्या याद रखना है? ग्रेड 2 इज़ मॉडरेटली नैरो एंगल। उसमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते, एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी, या यू कैन कॉल इट सिर्फ सिलियरी बॉडी, और स्क्लेरल स्पर ग्रेड 2 में नज़र नहीं आता। श्वाल्ब्स लाइन और ट्रेबिकुलर मैशवर्क ग्रेड 2 में नज़र आता है। ग्रेड 1 विच इज़ नोन एज नैरो एंगल, इसमें हमको 3 स्ट्रक्चर्स यानी सिलियरी बॉडी, स्क्लेरल स्पर और ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ये तीनों नज़र नहीं आते, लेकिन श्वाल्ब्स लाइन नज़र आती हैं। एंड लास्ट फॉर ग्रेड 4 इज नोन एज नो विजिबल एंगल स्ट्रक्चर, के इसमें हमें कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। तो शेफर्ड्स ग्रेडिंग में दोबारा रिपीट कराता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 4, और हमें पता होना चाहिए कि गोनियोस्कोपी क्या है, इट इज ऑफ बेसिकली इन्वेस्टिगेशन। ग्रेड 4 वाइडेस्ट एंगल, all 4 structures visible. Grade 3 open angle, only ciliary body are invisible या not visible. Grade 2 moderately narrow, ciliary body and scleral spur are not visible. Grade 1 narrow angle, ciliary body, scleral spur and trabecular meshwork not visible. Grade 4 no visible angle, no structure are visible. एक कंडीशन होती है peripheral anterior sinus की, it's basically when all the angle structures are invisible and there is adhesion of the anterior periphery of iris with the periphery of cornea. नोट किया जाए कि ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 आर कंसिडर्ड ओपन एंगल विच इज़ अनलाइकली टू बी क्लोज, एंड ग्रेड 2 एंड 1 आर कंसिडर्ड नैरो एंगल विच इज़ लाइकली टू बी क्लोज। तो ये गोनियोस्कोपी में मेन जो चीज़ थी शेफर्ड्स ग्रेडिंग याद रखनी, कैन इट इज एन इन्वेस्टिगेशन। नाउ वी कम टू योर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी इज योर एग्जामिनेशन। व्हाट इज फंडोस्कोपी? इट इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस फॉर इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड की चेंजेस विच इज डन थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोप या स्लिट लैम्प विद कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट लेंसेज। नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क की जो चीज़ें याद होनी चाहिए, और यह पता होना चाहिए कि ऑस्पी में ज़रूर ऑप्टिक डिस्क कपलिंग की हमेशा कोई ना कोई फिगर आती है, क्योंकि दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्पी एज वेल। इसी तरह की या इस तरह की ये तो नॉर्मल दिखाई गई, ग्लोकोमेटस कपलिंग की कोई तस्वीर आती है। नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क पहले पता होना चाहिए ताकि हम ग्लोकोमेटस को कंफर्म कर सकें। नॉर्मल क्या होती है? ऑप्टिक डिस्क साइज। नॉर्मल वी शुड नो कि ऑप्टिक डिस्क की जो नॉर्मल शेप होती है दैट इज राउंड टू स्लाइटली ओवल, एंड ऑप्टिक डिस्क इज कंपोज्ड और इट कंटेन्स सेंट्रल कप which is known as physiological cup and peripheral neuroretinal rim. ये न्यूरोरेटिनल रिम एंड ऑप्टिक डिस्क का फिजियोलॉजिकल कप, दिस बेसिकली मेक्स योर ऑप्टिक डिस्क। जो कप होता है विच इज़ एट द सेंटर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, इसमें से इसके थ्रू सेंट्रल रेटिनल वेसल्स निकल रही होती हैं ऑप्टिक डिस्क कप में से, एंड इसका याद रखना होगा कि इसका कलर वाइट होता है। न्यूरोरेटिनल रिम का याद रखना है कि न्यूरोरेटिनल रिम इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द रेटिनल नर्व फाइबर्स विच आर एंटरिंग द ऑप्टिक डिस्क, एंड न्यूरोरेटिनल रिम का क्या कलर होता है? ऑरेंज टू पिंक कलर होता है। ये नॉर्मल चीज़ें याद रखनी होगी। एंड कप डिस्क रेशियो नॉर्मल पता होनी चाहिए। नॉर्मल कप डिस्क रेशियो इज योर 0.3, के बेसिकली आउट ऑफ द 10 पार्ट्स ऑफ द डिस्क 3 पार्ट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द फिजियोलॉजिकल कप। की ये नॉर्मल डिस्क है, अगर इसको हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से जो 3 हिस्से होंगे दीज आर बेसिकली बीइंग कवर्ड बाय फिजियोलॉजिकल कप। तो नॉर्मल कप डिस्क रेशियो इज 0.3। ऑप्टिक डिस्क की शेप राउंड टू ओवल, नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क कप, नॉर्मल वाइट इन कलर एंड सेंट्रल रेटिनल वेसल्स पास थ्रू इट। न्यूरोरेटिनल रिम के इट इज फॉर्म बाय रेटिनल नर्व फाइबर्स विच आर एंटरिंग द ऑप्टिक डिस्क, एंड इसका नॉर्मल कलर इज ऑरेंज टू पिंक, एंड कप डिस्क रेशियो नॉर्मल इट इज 0.3। अब ऑप्टिक डिस्क चेंजेस क्या होती हैं ग्लोकोमा में? एक तो ग्लोकोमेटस कपिंग होती है ड्यू टू इरिवर्सिबल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ नर्व फाइबर, ग्लाइल सेल्स, ब्लड वेसल्स। जो नर्व फाइबर लेयर है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। न्यूरोरेटिनल रिम, अब न्यूरोरेटिनल रिम का जो नॉर्मल कलर था ऑरेंज टू पिंक, दैट इज चेंज इनटू पैलर, वाइटिश से होने लग जाती है, एंड डिक्रीजेस इन विड्थ ड्यू टू नर्व फाइबर डैमेज। मेन याद रखना है कि न्यूरोरेटिनल रिम का कलर पैलर हो जाएगा। ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो जाएगी। ऑप्टिक डिस्क कपिंग इसके जो कप डिस्क रेशियो है अब वो बढ़ जाएगी, या तो वो ग्रेटर देन 0.7 होगी एक आंख में, या देयर वुड बी डिफरेंस ऑफ 0.2 बिटवीन द टू आइज। ऑप्टिक डिस्क कपिंग क्या होती है कि या तो ऐसे होगा कि एक आंख का 0.7 है, एक आंख 0.3 है, या इस तरह होगा कि क्या कहते हैं कि जो अगर हम दोनों आंखों की कंपेयर करें तो दोनों आंखों में 0.2 का डिफरेंस आ रहा होगा। ऑप्टिक डिस्क कपिंग का ये याद रखना है।
नेजलाइजेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑप्टिक डिस्क ब्लड वेसल्स टू द नेजल साइड ऑफ द डिस्क एज वी कैन सी ओवर हियर, स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलते हैं और पेरीपेप्लरी एट्रोफी मिलती है। मेन जो हमको ऑप्टिक डिस्क चेंजेस याद रखनी है ग्लोकोमा में वो याद रखना है कि न्यूरोरेटिनल रिंग की कलर हैज़ बिकम पैलर, जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें कपिंग हो गई है कि उसका कप डिस्क रेशियो बढ़ गई है, वो नंबर्स याद रखते हैं, और नेजलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गई। Then we come to your perimetry. Perimetry is known as investigation. It is basically evaluating the visual field effect. It is done to diagnose the case of glaucoma and to monitor the control of glaucoma with either medical or surgical treatment. The normal field of vision होता है. What is field of vision? It is area that is perceived while fixating one central target. नॉर्मल मोनोकुलर फील्ड ऑफ विजन क्या होता है कि ये हमको एंगल्स याद रखने होंगे। इसको मैंने तो स्निट से याद रखा हुआ है, SNIT से। बेसिकली 80 को याद नहीं रखना, 50, 60, 70 और 90 याद रखते हैं। और स्निट इस तरह याद रखा हुआ है कि 50 डिग्री सुपीरियरली, 60 डिग्री नेजली, 70 डिग्री इन्फीरियरली, 90 डिग्री टेम्पोरली। मैंने स्निट के थ्रू याद रखा हुआ, आप लोग किसी भी चीज़ से याद रख सकते हैं कि 50, 60, 70, 90 डिग्रीज याद रखने और स्निट न्यूमोनिक याद रख लेना। स्निट में S फॉर सुपीरियरली, N फॉर नेजली, I फॉर इन्फीरियरली एंड T फॉर टेम्पोरली। तो ये एंगल होता है। एंड ये याद रखना होगा कि जो सेंट्रल फील्ड है दैट इज़ अप टू 30 डिग्री फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट, वेयर एज पेरिफेरल फील्ड इज़ बियॉन्ड 30 डिग्री टू फिक्सेशन पॉइंट के 30 डिग्रीज तक सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन में हमको मिलता है, और जो पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन मिलते हैं वो हमको आफ्टर 30 डिग्रीज मिलते हैं। एंड नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट की लोकेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ 12 to 15 डिग्रीज टेम्पोरली टू द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। दैट इज योर नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट या फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट की जो लोकेशन। अब विजुअल फील्ड लॉस ग्लोकोमा में क्यों होती है? मेन जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसलिए होती है क्योंकि देयर इज डैमेज टू रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। अलग से जिन्होंने बताए हुए कि पैरवो सेलुलर, मैग्नो सेलुलर, गोनियो सेलुलर, जो डिफरेंट टाइप्स बताएंगे गैंग्लियन सेल्स की, वो नहीं याद रखनी। वैसे किसी ने अगर रीड देने तो दे देना, पर मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए कि विजुअल फील्ड लॉस ग्लोकोमा में क्यों हो रहा है, क्योंकि डैमेज हो गया किसका? रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का, जो कि मैंने पैथोलॉजी में भी मेन चीज़ बता दी थी कि ये याद रखना है कि वो गैंग्लियनिक सेल लेयर का बेसिकली डैमेज हो गया। टाइप्स ऑफ पेरीमेट्री कितनी होती है? दो तरह की होती हैं, एक मैनुअल पेरीमेट्री, एक ऑटोमेटेड पेरीमेट्री, या यू कैन कॉल इट काइनेटिक पेरीमेट्री एंड स्टैटिक पेरीमेट्री। मैनुअल पेरीमेट्री क्या होती है? मैनुअल पेरीमेट्री वो करती है जो हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमको विजुअल फील्ड की एग्जामिनेशन का कहा जाए तो वो मैनुअल पेरीमेट्री होती है कि बेसिकली स्टिमुलस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी इज मूव फ्रॉम अ नॉन सीइंग एरिया टू अ सीइंग एरिया एंड द लोकेशन वेयर ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट सीन इज रिकॉर्डेड। वो जो हम करते हैं कि हम पेशेंट से कहते हैं एक आँख कवर करें और खुद अपनी आँख कवर करके उंगलियां जो टेम्पोरली से नेजली ला रहे होते हैं, इस तरह करके ला रहे होते हैं, वो यही होता है कि वे ब्रिंगिंग अ स्टिमुलस। इन दैट केस स्टिमुलस इज आवर फिंगर्स ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी मूव फ्रॉम अ नॉन सीइंग एरिया टू अ सीइंग एरिया एंड लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट सीन इज रिकॉर्डेड। इट गिव्स अ 2 डायमेंशनल असेसमेंट। स्टैटिक पेरीमेट्री जो होती है, जो कि ऑटोमेटेड होती है, उसमें बेसिकली स्टेशनरी स्टिमुलाई यूज होता है ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी विच आर प्रेजेंटेड एट अ डिफाइंड पॉइंट्स फॉर परसेप्शन। ऑब्वियसली जो ऑटोमेटिक पेरीमेट्री है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होती है कंपेयर टू मैनुअल पेरीमेट्री, बिकॉज एक तो विजुअल फील्ड ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर हो जाती है। इट गिव्स अ 3 डायमेंशनल असेसमेंट। इट मेजर्स बोथ योर सेंट्रल एंड पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होती है। एबनॉर्मल पॉइंट्स कैन बी रीटेस्टेड ऑटोमेटिकली एंड रिजल्ट्स आर अनअफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स बायस एंड रिजल्ट्स कैन बी ऑल्सो रिप्रोड्यूस। जो स्टैटिक ऑटोमेटेड पेरीमेट्री की अलग से जो 3 टाइप्स हैं, बस नाम याद रखना है। एक है स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड पेरीमेट्री, शॉर्ट वेव ऑटोमेटेड पेरीमेट्री एंड फ्रीक्वेंसी डबलिंग टेस्ट. So that was all related to the diagnosis of glaucoma and classification of glaucoma. OCT जो मैंने बताया था, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो भी याद रखना है कि वो भी इन्वेस्टिगेशन है। तो आई होप ईजिली समझ में आ गया हो। अलग से स्कोटोमा पता होना चाहिए। स्कोटोमा क्या होता है? स्कोटोमा इज बेसिकली अ फोकल एरिया ऑफ पार्शल या टोटल विजुअल लॉस इन अ फील्ड ऑफ विजन। ये बस स्कोटोमा का ये मेन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अलग से याद रखने के जो रिलेटिव स्कोटोमा, जो कि पार्शियल स्कोटोमा होता है, उसमें बेसिकली एरिया ऑफ रिड्यूस लाइट सेंसिटिविटी विद इन द फील्ड ऑफ विजन। एब्सोल्यूट स्कोटोमा जो कि टोटल स्कोटोमा के एरिया ऑफ नो लाइट परसेप्शन विद इन द फील्ड ऑफ विजन। रिलेटिव में थोड़ी बहुत फिर लाइट की परसेप्शन हो रही होती है। पॉजिटिव स्कोटोमा वो है दैट इज परसीव्ड बाय द पेशेंट एंड नेगेटिव स्कोटोमा इज दैट स्कोटोमा दैट इज डिटेक्टेड बाय द एग्जामिनेशन। वैसे मेन जो चीज़ पूछ जाती है स्कोटोमा की डेफिनेशन आ सकती है, तो इट इज़ अ फोकल एरिया ऑफ पार्शियल और टोटल विजुअल लॉस इन द नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन। एक ब्लैक सा स्पॉट नज़र आ रहा होता है अगर तो पार्शल होता है, फुली ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा होता है कि वो फुली नज़र ही नहीं आ रहा होता अगर टोटल स्कोटोमा होता है। तो आई होप इसकी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।